चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आवेश, आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता आवेश कहलाती है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आवेश एक अदिश राशि है, इसका सूत्र क्या होता है? Q = IT। तो विमित सूत्र क्या हो गया? M0 L0 T1 A1। T क्या हो गया? टाइम के लिए, और I क्या हो गया? करंट, एम्पियर में नापते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। CGS में क्या होता है? इसका स्टेट कूलाम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। एक फैराडे किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम की। आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो होता है फ्रैंकलिन। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक F कूलाम। कूलाम क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक तो हो गया फैराडे, और कूलाम का बड़ा मात्रक, आवेश का बड़ा मात्रक क्या हो गया? कूलाम। एक माइक्रो कूलाम होता है 10⁻⁻⁶ सेकंड के। एक नैनो कूलाम हो गया 10⁻⁻⁹ कूलाम की। एक पीको कूलाम होता है 10⁻⁻12 कूलाम की। एक कूलाम होता है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फ्रैंकलिन के। तो इसको हम 10 से इंटू करते हैं तो 10 कूलाम किसके हो जाएगा? 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 10 कूलाम जो होता है वो हमारा बराबर होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के। देखो 10 कूलाम हो गया एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के। तो इस 10 कूलाम को हम किसके बराबर रख दें? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के। तो हम यहाँ पे 10 कूलाम को रख रहे हैं, यहाँ पे 10 कूलाम की जगह क्या रखते हैं? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट अपन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट = 3 × 10⁻10। तो यहाँ पे यही आया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट अपॉन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट = 3 × 10⁻10 मीटर/सेकंड। तो इसी को हम बोल रहे हैं आवेश के विद्युत चुंबकीय मात्रक तथा स्थिर विद्युत मात्रक का अनुपात निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर होता है। विद्युत आवेश के गुण, अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश के गुण। अभी हमने आवेश के बारे में पढ़ा, अब उसके गुण पढ़ रहे हैं क्या होता है। आवेश की योज्यता, योज्यता का मतलब क्या होता है? कि सबको जोड़ना, जितने भी आवेश है सबको हम जोड़ दें। अगर किसी निकाय के अंदर या सिस्टम के अंदर अगर 5 आवेश है तो हम क्या करें? उन सबको जोड़ दें, तो उन सबका बीजीय योग कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा योज्यता। तो हम किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। यानी कि किस निकाय में कुल धन आवेश कितना है? प्लस Pe, P क्या है? प्रोटॉन। तथा कुल ऋण आवेश कितना है? माइनस का Ne इलेक्ट्रॉन। तो उस पर कुल आवेश होगा प्लस का Pe माइनस Ne, P माइनस Ne। यदि P क्या है? प्रोटॉन की संख्या क्या हो? ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन से, तो पदार्थ क्या होगा? धनावेशित। यदि प्रोटॉन की मात्रा क्या हो? इलेक्ट्रॉन से कम हो, तो पदार्थ क्या होगा? हमारा ऋणावेशित। और जब दोनों की मात्रा क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा? उदासीन। अब सेकेंड है विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण उसी तरह से जैसे हमने ऊर्जा का संरक्षण पढ़ा था। ऊर्जा के संरक्षण में हमने क्या पढ़ा था? कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसे एक रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि विद्युत आवेश का संरक्षण क्या है? कि इसमें किसी भी वस्तु पर कुल आवेश जो होगा वो क्या रहता है? संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहता है? पूरा संरक्षित रहता है। यानी कि ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जाता है। इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि दो वस्तु हैं, अगर हम उसे रगड़ते हैं तो एक वस्तु पर तो क्या हो जाएगा? आवेश की कमी हो जाएगी, और दूसरे पे क्या हो जाएगी? आवेश की अधिकता हो जाएगी। यानी कि रगड़ने पे एक वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा और दूसरा वस्तु क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो यही हमारा आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश संरक्षण का नियम किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। विद्युत आवेश की निश्चलता। विद्युत आवेश की निश्चलता का मतलब हुआ कि अगर किसी वस्तु पर कोई आवेश है तो वह अपरिवर्तित रहता है, यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वस्तु रेस्ट पे हो या मोशन में हो। यानी कि वस्तु अगर विरामावस्था में है तो भी चार्ज वही रहेगा, आवेश वही रहेगा, और अगर वस्तु गतिमान है तो भी उस पर आवेश की मात्रा वही रहेगी। यानी कि वस्तु की चाल का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा चार्ज पे। किसी वस्तु पर आवेश परिवर्तित नहीं होता है, वस्तु या प्रेक्षक की चाल चाहे जो भी हो। विरामावस्था में आवेश = गतिमान अवस्था में आवेश। ओके, आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं होता है। वस्तु पर आवेश की मात्रा एक समान रहती है, परंतु द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे हमने बोला कि आवेश तो क्या अपरिवर्तित है, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा? परिवर्तित होगा। क्यों? क्योंकि M = m0√1 - v²/c²। जैसे वस्तु की चाल बढ़ रही है, यानी कि v की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो v की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो v की जैसे ना c के नियरली इक्वल हो जाए, v नियरली इक्वल टू c, तो c²/c² कैंसिल, तो 1 - 1 क्या हो गया? 0। तो m की वैल्यू क्या हो गई? इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी? m = इन्फिनिटी। यानी कि जैसे जैसे
वस्तु की वेग या चाल बढ़ेगा वैसे वैसे उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। विशिष्ट आवेश, किसी कण विशिष्ट आवेश क्या होता है? आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या कहलाता है? विशिष्ट आवेश कहलाता है। विशिष्ट आवेश क्या होता है? वस्तु के वेग पर निर्भर करता है और अत्यधिक वेग पर क्या होता है? विशिष्ट आवेश का मान घट जाता है। विशिष्ट आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो वो आवेश उसके मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो पूर्ण गुणज यानी कि होल इंटीजर होना चाहिए। तो Q इजिकल टू प्लस माइनस एन, एन इक्वल टू 0 1 2 3। एन एक क्या है? पूर्ण संख्या है और ई क्या है? हमारा मूल आवेश है। तो ई क्या है? इलेक्ट्रॉन और पी क्या है? प्रोटॉन। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या बोलते हैं? नेगेटिव में, और प्रोटॉन के आवेश को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव में। माइनस का ई और प्लस ई। किसी वस्तु में यदि N1 इलेक्ट्रॉन और N2 क्या है? प्रोटॉन है, तो उस पर कुल आवेश कितना होगा? Q इजिकल टू N1 माइनस ई और प्लस N2, ये क्या है? प्लस ई। तो Q इजिकल टू माइनस का N1 प्लस N2 ई होगा। और आवेश के क्वांटीकरण की खोज किसने की थी? आवेश के क्वांटीकरण की खोज की थी रॉबर्ट ए मिलिकन ने तेल बिंदु प्रयोग से। आवेशन के समय द्रव्यमान का स्थानांतरण। अब इसमें आवेशन के समय द्रव्यमान का स्थानांतरण कैसे होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन खुद का कुछ ना द्रव्यमान होगा। अब द्रव्यमान जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जाएगा तो उसके कारण द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा। तो उसमें कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका द्रव्यमान इंटू उनकी संख्या। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितने भी ना, हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को उसकी संख्या से इंटू कर दें, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ ट्रांसफर हुए तो द्रव्यमान को हम 2 से इंटू कर दें। 3 इलेक्ट्रॉन गए तो द्रव्यमान को हम 3 से इंटू कर दें। तो टोटल हमारा आ जाएगा कि कितना द्रव्यमान वहाँ पे स्थानांतरित हुआ। अब है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम को हम क्या बोलते हैं? कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी बोलते हैं। इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि एक तो आवेश जो है वो बिंदुवत होना चाहिए और क्या होना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए, यानी कि स्थिर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं 2 स्थिर आवेश है। 2 स्थिर आवेशों के कूलाम का नियम क्या बोलता है कि 2 स्थिर आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ये है हमारे 2 आवेश Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की दूरी हम बोल रहे हैं R। तो इन दोनों पर लगने वाला जो बल है वो इन दोनों के आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। यहाँ पे K किस किस पे डिपेंड करता है? एक तो माध्यम पे निर्भर करता है और इसकी मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। K की वैल्यू होती है 1/4πε0 और इसको हम वैल्यू बोलते हैं 9 × 10⁹। अब ये मात्रक कैसा आया? K को हम यहीं की रहने दें, r² को उधर लेके जाएं और Q1 Q2 को नीचे लेके आए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ε0 की वैल्यू होती है निर्वात की, ε0 को क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 का विमीय सूत्र क्या होगा? हम इसका विमीय सूत्र निकालते हैं तो हम 1/4πε0 यहाँ रखें। ε0 तो ऐसा कैसा रहने दें, 4π क्या कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा F। ε0 की वैल्यू निकालनी है, ε0 इधर ले जाए, F को कहाँ ले जाए? नीचे। तो Q1 Q2/F/r²। Q को हम बोलते हैं IT, ये भी IT, तो I²T²। F को क्या बोलेंगे हम? MA/r²। तो करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं तो A²। T टाइम है तो T⁻²। M1 A एक्सलरेशन है तो L1 T-2 और R क्या है हमारा? दूरी, तो उसको भी हम लेंथ में तो L2, तो इसको हम लेके जाएंगे तो M-1। L क्या है? 3 है, ऊपर जाएगा तो L⁻³ T-2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 जाएगा तो T2 ऊपर ऑलरेडी है तो T⁻4 और A⁻²। ये हो गया हमारा इसकी विमा। अब एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है? हम बोल रहे हैं कि 2 आवेश है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है और ये किस में रखे गए हैं? निर्वात में या हवा में रखे गए हैं। तो इन दोनों पे जब 2 आवेश हैं जिनका परिमाण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, यानी कि समान वैल्यू होनी चाहिए, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? दोनों का समान होना चाहिए और दोनों एक दूसरे पे क्या रखे गए हैं? 1 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं। और तो उनके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है
वो क्या होगा 9 × 10⁹ न्यूटन होगा। जब इस पर 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है जब इन दोनों आवेशों पर, तो उन आवेशों का जो मान होगा वो क्या होगा 1 कूलाम के बराबर होगा। वापस सुनो, दो आवेश हैं Q1 और Q2 जिनका परिमाण क्या होता है समान है। दोनों का परिमाण या मैग्नीट्यूड क्या है समान है। तो इन पर जो लगने वाला बल है वो है 9 × 10⁹ न्यूटन बल लग रहा है। तो इन पर जो आवेश की जो मात्रा होगी या आवेश का जो मान होगा वो क्या होगा 1 कूलाम के बराबर होगा। जैसे इसको इस तरह समझ लो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 अपन R², यही होता है। और R की वैल्यू हमको क्या दी हुई है 1 मीटर के बराबर। तो मैं यहाँ क्या रख दूँ, R की जगह 1 मीटर रख दूँ। तो F = क्या आ जाएगा K Q1 Q2। और K की वैल्यू क्या आती है 9 × 10⁹ तो यहाँ पे क्या बोलेंगे F = 9 × 10⁹ Q1 Q2। हम क्या बोल रहे हैं, जब Q1 और Q2 समान परिमाण के, यानी कि Q1 = क्या हो गया Q2 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F = 9 × 10⁹ Q²। इसको Q कर देते हैं, इसको हम Q कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा F = 9 × 10⁹ Q²। तो इनके ऊपर 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स कब लगेगा, जब Q की वैल्यू क्या हो 1 हो। तो जैसे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 9 × 10⁹ आ जाएगा। तो यही हम बोल रहे हैं सदिश रूप में कूलाम का नियम। यहाँ पे भी हम सदिश रूप में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं Q1 और Q2 क्या है, दो चार्ज है A और B पॉइंट पे रखे हुए हैं। और इसकी ओरिजिन से स्थिति सदिश क्या है R1 और इसका क्या है R2। अब Q1 पे चार्ज पे Q2 फोर्स लगा रहा है। तो Q1 पे कौन लगा रहा है Q2 फोर्स लगा रहा है। जिस पर चार्ज पे लग रहा है उसको हम पहले लिखते हैं और जो लगा रहा है उसको हम क्या लिखते हैं पीछे। तो F12। वैसे ही Q2 पे कौन लगा रहा है Q1 लगा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, जिस पे लग रहा है वो तो हम पहले लिखेंगे और जो लगा रहा है उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ निकालना है। तो हम बोल रहे हैं AB, A से F की, जैसे इस पर फोर्स लग रहा है ये फोर्स, तो हम क्या निकाल रहे हैं F12। F12 की वैल्यू क्या होती है K Q1 Q2 अपन R², ये होता है। तो क्या लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R12 का मॉड स्क्वायर और R12 कैप। कैप क्या डायरेक्शन बताता है। वैसे हम F21 के लिए निकालें तो 1/4πε0 Q1 Q2 हम क्या निकाल रहे हैं 21। इस 21 ये इसके ऊपर लगा रहा है तो हम क्या निकालेंगे BA, तो वही निकाल रहे हैं। तो R21 मॉड स्क्वायर R21। अब हम इन दोनों फोर्स को क्या बोल रहे हैं कि इक्वल होना चाहिए। यहाँ डायरेक्शन में तो हमको पता चल रहा है ये दोनों फोर्स क्या है इक्वल होंगे और एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट होंगे, क्योंकि जब दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं या समान परिमाण के हैं तो वो दोनों क्या लगाएंगे समान बल लगाएंगे। और समान बल लगाएंगे तो उनको ही हमको प्रूव करना है। तो यही हम बता रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया Q1 और Q2 ये वाली मॉड में है। अगर हम इसको चेंज भी करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन ये क्या होगी ये चेंज होगी, क्योंकि R कैप क्या होता है R वेक्टर अपन R मॉड। तो R मॉड को हम क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं। तो R मॉड को हम कैसे लिखते हैं R12 = R2 - R1 और R21 को हम क्या लिखेंगे R1 - R2, ये लिखेंगे हम। अब मैं जब इसकी जगह लिखूंगी, इसकी जगह हम चेंज करेंगे तो R वेक्टर है तो ये हो गया R वेक्टर अपन मॉड R। यहाँ पे मैं इसको चेंज करती हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी Q1 Q2 यहाँ पे हम K लिख देते हैं। ठीक है, अपन मॉड R12 का स्क्वायर, क्योंकि तो हमारे ना मॉड में है तो मॉड में वाली तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसको मैं चेंज करूँगी तो क्या होगा R वेक्टर R12 वेक्टर अपन मॉडुलस R12, यही आएगा। तो ये तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड में है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे इन दोनों को तो वैल्यू हम क्या लिखेंगे R वेक्टर R12 = माइनस का R21, क्योंकि मैं इसमें से करती हूँ तो इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगी तो क्या आएगा माइनस का R2 माइनस, इसको जब मैं लिखूँगी क्या लिखूँगी R2 माइनस R1 और R1 मैंने माइनस क्या निकाला है कॉमन निकाला है। तो ये वैल्यू हो गई हमारी R2 माइनस R1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव में हो जाएगी। तो R12 = माइनस का R21 क्या। तो तो ये वैल्यू जब मैं इसमें रख दूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी F12 = माइनस का F21। तो इससे हमें क्या चल रहा है पता कि दोनों जो फोर्स है
उनका मैग्नीट्यूड तो क्या है, समान है, लेकिन वो क्या है, विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, कूलाम का नियम जो होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, और ये कूलाम बल जो है वो केंद्रीय बल है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगती है हमेशा। कूलाम के नियम की सीमाएं क्या होती है कि एक तो ये तृतीय नियम का पालन करता है न्यूटन के, और यह केवल 10⁻⁻15 मीटर तक की दूरी के लिए लागू होता है, क्योंकि इससे कम दूरी पर क्या होता है, नाभिकीय आकर्षण बल कार्य करता है। यह नियम क्या है, केंद्रीय बल को व्यक्त करता है। अब विद्युत बल विद्युत बल हमेशा क्या होता है, गुरुत्वीय बल से अधिक होता है। यदि दो आवेश हैं Q1 और Q2, अगर Q1 Q2 पे कोई फोर्स लगा रहा है, Q1 क्या करे, Q2 पे कोई फोर्स लगाए, और उसके पास लगा हमको Q3 कोई फोर्स लेके आ जाता है Q1 के पास में, तो ये Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही लगाएगा। Q3 के आने से Q1 Q2 पे के फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो यही हम लिखा है, कूलाम यदि एक आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2 पर कोई बल आरोपित करता है, तब यदि तीसरा आवेश Q3 पास में लाया जाता है तो Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल अपरिवर्तित रहता है। जो अभी हमने बताया था कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कूलाम के नियम के लिए, आवेश बिंदुवत होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गतिशील होगा तो उसमें क्या होगा, विद्युत बल के बाद चुंबकीय बल भी कार्य करेगा। अब हमारा परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है कि जैसे निर्वात में हम फोर्स निकाला था 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r²। जब हम परावैद्युत माध्यम में निकालते हैं तो बल क्या हो जाता है, 1/εr0 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो 1/4πε0 εr Q1 Q2 अपन r²। जब हम दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, εr = F/F0। परावैद्युतांक क्या है, निर्वात, ये तो निर्वात के लिए, निर्वात में तथा माध्यम में उपस्थित आवेशों के मध्य लगने वाले बलों का अनुपात, स्थिर विद्युत बलों का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक होता क्या है, परावैद्युतांक वो है कि जब ये होता था एक तरह से कुचालक पदार्थ ही है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलते थे, कुचालक पदार्थ के लिए या विद्युतरोधी पदार्थ जो बोलते हैं वो क्या होते हैं कि करंट के में रखने पर कोई भी इफेक्ट नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ परावैद्युतांक क्या होते हैं, होते विद्युतरोधी हैं, पर लेकिन जब इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये अपने में से धारा को प्रवाहित, यानी कि धारा तो प्रवाहित नहीं होने देते, लेकिन अपने क्या करते हैं, उसमें इफेक्ट दिखाते हैं, उसमें प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो कुचालक पदार्थ को क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, जो अपने में से विद्युत का प्रवाह तो नहीं होने देते, लेकिन विद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, प्रभाव दिखाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं या परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो मोम, अभ्रक, एबेनॉइड, कांच, तेल, कागज, ये सब क्या है, हमारे परावैद्युत पदार्थ हैं। ये पदार्थ विद्युतरोधी होते हैं तथा विद्युत क्षेत्र में रखने पर ध्रुवित हो जाते हैं। वायु में इसकी ध्रुवता कितनी होती है, 1। चालक में क्या होती है, εr ∞, और अन्य पदार्थों की क्या होती है, >1।